गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीस एंड के करंट अफेयर्स जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की चल रही है। तो चलिए, हमारी इकोनॉमी की लेसन यहाँ पे चल रही है जिसमें कि काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के साथ। और ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें कि हम लोग अपने देश में जो गरीबी है उसको हम लोग बहुत ही करीब से देखने वाले हैं। साथ ही साथ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब होता है वो भी हम लोग यहाँ पे इस आर्टिकल के थ्रू समझेंगे। एंड देन यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर यहाँ पे जो कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसी को ड्राफ्ट की गई है। तो एक ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे दूँगी, ये ड्राफ्ट की गई है। देखते हैं क्या क्या इस पॉलिसीज़ में फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। देन वन नेशन वन फर्टिलाइज़र की बात की जा रही है। देन अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगेन यू नो कि मिनिमम एमएसपी एक समय था जब इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुआ था, काफ़ी वाद विवाद हुए थे, बट अभी तक वो चल ही रहा है। तो अब देखते हैं कि न्यू एंगल क्या है और फिर से हमारी जो भी पॉइंट है एमएसपी को लेकर, हमारे देश में किसानों को एमएसपी किस बेसिस पे मिलती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछी थी कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ की जाती है। सो नन अदर देन वर्ल्ड बैंक, जिनके द्वारा ये पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ये रिपोर्ट हर साल ये पब्लिश किया जाता है। बट देखिए, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 के कारण गरीबी बहुत मास नंबर पे बढ़ चुकी है। जो लोग यहाँ पे अबव पॉवर्टी लाइन में आ चुके थे, वापस से वो बीपीएल में काउंट होने लगे हैं। इतनी बुरी स्थिति इस कोविड-19 के कारण देखने को मिली है। पॉवर्टी का जो एक्सटेंट है, अगर 2019 में देखें तो ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशंस जो है, यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 47% जो यहाँ पे लोग हैं वो गरीबी रेखा में जी रहे थे, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे में जी रहे थे। जो गरीबी रेखा है, कहने का मतलब है कि जो गरीबी वाली स्थिति है उसमें जी रहे थे। 2020 में अगर हम लोग देखें तो एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। ग्लोबल इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पे बढ़ते ही गई। इनइक्वालिटी कहने का मतलब है कि जो आपका पक्षपात है, भेदभाव है, वो बढ़ते गया। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे डिकेड में देखे इनकम लॉसेस जो पुअरेस्ट का था वो 40%। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इनकम ही लॉस हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका जॉब ख़त्म हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी इनकम जो थी वो 50% हाफ हो गई या फिर 20% ही मिलती थी। तो बहुत तरीके की यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिला। साथ ही इस कोविड-19 में हमने ये भी देखा कि जहाँ पे एक जगह पे जहाँ पे लोग गरीब से गरीब होते जा रहे, वहाँ एक और भी जगह था, अगर दूसरा एंगल हम लोग देखें तो जहाँ पे लोग अमीर से अमीर होते जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि 20% यहाँ पे रिचेस्ट में बढ़ावा हुआ हमारे देश में। गरीबी रेखा जितनी तेज़ी से नीचे गई, उतनी अमीर अगर हम लोग बात करें तो लोग यहाँ पे हुए। जिनको फ़ायदा होना था उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। ठीक है, ग्लोबल मीडियन अगर इनकम डिक्लाइन देखें तो फर्स्ट टाइम हमें ये देखने को मिला 1990 के बाद से। ओके, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इनकम है वो लोगों की डिक्लाइन हो रही है। अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिला कोविड-19 पैंडेमिक से। तो जो रिचेस्ट इकोनॉमीज़ हैं वो तो यहाँ पे पैंडेमिक के बाद बहुत ही जल्दी तरीके से रिकवर हो गए, लेकिन जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन थे या फिर ऐसे लोग थे जो लेबर क्लास के थे, उनको यहाँ पे रिकवर करने में काफ़ी वक्त लग गया। अब यहाँ पे आप पॉवर्टी रिडक्शन देख सकते हो जो कि बहुत ही धीरे धीरे 2021 में रिज्यूम हुई है। कहने का मतलब है कि 2015 में आप देखो तो नंबर ऑफ़ पुअर फैमिलीज़ कितने थे, पुअर कितने थे, तो यहाँ पे आप मिलियंस में देख सकते हो। ओके, 800 मिलियंस कहा जा रहा है। 2016 में ये कम हुआ कम हुआ कम हुआ, लेकिन 2019 में अगर हम लोग देखें तो एक स्टैग्नेंट पॉइंट आया। और फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो करंट प्रोजेक्शन है ये बढ़ते गया, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ही बढ़ रहा है। बट 2021 से आप देख सकते हो कि स्लोली स्लोली ये इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स कि बहुत ही स्लो तरीके से जो लोग यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे जा चुके थे वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं अपनी गरीबी के सिचुएशन से। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं कि अभी भी हम लोग ये नहीं मान सकते कि जो लोगों की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी थी कोविड-19 के टाइम में, उनकी स्थिति आज की भी डेट में बुरी ही है, बहुत ही अच्छी नहीं हो चुकी है। ओके, अगर अभी हम लोग देखें, वन सेकेंड, इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग के बारे में बताया गया है। सबसे पहले अगर आप लोग पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ भी लिखोगे तो मेक श्योर कि ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है इसको ज़रूर कोट कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स होते हैं और ऑथेंटिक होते हैं।
तो अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे देश में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो काफ़ी बढ़ती गई है। ऑलमोस्ट 80% जो टोटल 70 मिलियन पीपल के हैं ग्लोबली, वो यहाँ पे पॉवर्टी में आ चुके हैं। रेट ऑफ पॉवर्टी अगर हम लोग देखें तो ये डिक्लाइन हो गया है, और मीन्स जो रेट ऑफ पॉवर्टी है वो आपका लेस देन है जो सजेस्ट किया गया था अर्लियर जो एस्टिमेट है, यानी कि 2021 का जो एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि रेट ऑफ पॉवर्टी जो है किस तरीके से डिक्लाइन होगी। इट मीन्स कि कितने लोग जो है वो गरीबी रेखा में है, और रेट कहने का मतलब है कि कितने लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये भी कम होते जा रहा है। साथ ही एब्सेंस है रिसेंट डेटा का, अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ तो आपको पता है कि डेटा की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 जिसमें कि हमारे यहाँ पे सेंसस है, तो सेंसस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें, जो डेटा यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, तो अभी तक जो एस्टिमेट किया जा रहा है उस हिसाब से हमारे यहाँ रिसेंट डेटा नहीं अवेलेबल है। तो रिसेंट डेटा अवेलेबल नहीं होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे सही तरीके से एस्टिमेट नहीं लगाया जा पा रहा है। साथ ही नोटेबल सक्सेसेस अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है हमारे यहाँ, आप देखो कोविड-19 में ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बद से बदतर हालत थी, कुछ ऐसी फील्ड भी थी जिसमें कि हमने बहुत अच्छा काम किया और हमारी यहाँ पे तारीफ़ भी हुई। जैसे आप देख सकते हो कि हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड, हमारे यहाँ तो इंडिया में फ़ूड की कमी हुई नहीं। जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कहना था कि स्टोरेज बहुत ज़्यादा है और फूड की सप्लाई हमेशा होती ही रह रही थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फूड की शॉर्टेज देखने को मिली। इवन हम लोग यहाँ पे फूड जो और कैश सपोर्ट है वो भी हम लोग 85% जो है वो रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रहे थे, और 69% हम लोग अर्बन हाउस होल्ड को प्रोवाइड किए हैं। साथ ही डिजिटल कैश ट्रांसफ़र भी किया जा रहा था, जैसे कि आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 1500 और सेंट्रल गवर्नमेंट 500 भी प्रोवाइड कर रही थी, तो ये भी आपने देखा। साथ ही मनरेगा जो यहाँ पे है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका भी यूज़ हुआ, जिससे कि जो भी लोग यहाँ पे अपनी जॉब खो बैठे थे, इनकम का लॉस हो रहा था, तो मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जो कि कोविड-19 के टाइम में आपको पता है कि बहुत से लोगों की जान और बहुत से लोगों का घर चलता रहा मनरेगा के कारण। ओके, साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि रिकमेंडेशन जो कि इस रिपोर्ट के बेसिस में देखने को मिला। तो इस रिपोर्ट के बेसिस में हमने पॉजिटिव पॉइंट भी देखा, नेगेटिव पॉइंट भी देखा। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हम लोग देखें तो जो हमारी खर्चे जो स्पेंडिंग है उसको फिर से रीओरिएंट करना होगा। यानी कि आप देखते हो कि हमारे देश में सरकार सब्सिडी बहुत देखती है। सब्सिडी कहने का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे छूट देते हैं। आज के डेट में आप देखो फर्टिलाइज़र में सब्सिडी दिया जाता है, तो अगर किसान यहाँ पे फर्टिलाइज़र 100 रुपीज़ में ख़रीद रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि सरकार के द्वारा कहा जाता है कि ठीक है तुम आप 100 रुपीज़ में फर्टिलाइज़र खरीदो, 40 रुपीज़ मेरे तरफ से जाएगा। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे किसानों को सिर्फ 60 रुपीज़ देना होता है एक फर्टिलाइज़र ख़रीदने के लिए। तो इट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे सब्सिडीज़ हम लोग ज़्यादा देते हैं, जितने भी पुअर और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, तो हमारे जो खर्चे हैं इस सब्सिडीज़ में बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो फॉर एग्जांपल कुछ प्रोग्राम है जैसे कि टारगेटेड कैश ट्रांसफ़र वगैरह भी किया जाता है, तो इस पर भी हम लोग को थोड़ा सा सोचना होगा कि जो हम लोग ये खर्चे वगैरह कर रहे हैं वो कितना फ्रूटफुल है। साथ ही हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ करनी होगी, जिससे कि जो लॉन्ग रन डेवलपमेंट है वो बेटर तरीके से हो सके। जैसे इन्वेस्टमेंट आप देखो ह्यूमन कैपिटल में, जिसमें कि कुछ पीपल्स हैं, तो वो अपने तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे, इस पर हम लोग को फोकस करना होगा, इस पर हम लोग को बात करनी होगी। जो फिस्कल पॉलिसी है उसे हम लोग को रिफॉर्म करना होगा। देखिए एक सक्सेसफुल फिस्कल रिफॉर्म जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि जो पैंडमिक रिलेटेड लॉस हुआ है, लोगों को जो परेशानी हुई है उसको हम लोग रीस्टोर कर सके, और फिर इससे क्या होगा कि सफिशिएंटली हम लोग पावरफुल डोमेस्टिक कोलिशंस भी ला सकते हैं। मोबिलाइज़ करना होगा जो रेवेन्यू है, तो विदाउट हर्टिंग द पुअर, इट मीन्स कि हम लोग गरीब लोग को बिना हर्ट किए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कि रेवेन्यू वगैरह को हम लोग मोबिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू, कार्बन टैक्सेस के थ्रू। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना होगा। देखिए रीज़न बताया जा रहा है कि क्यों इंडिया में पॉवर्टी इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इनफॉर्मलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हायर लेवल ऑफ इनफॉर्मलिटीज़ है। इट मीन्स कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो लोग हैं, जो डेली काम करते हैं, डेली कमाते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। ये कहा जाता है कि 96% तक हमारे यहाँ लोग हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे आप देखो कि किसी भी तरीके की गारंटी नहीं होती है। अगर आप एक दिन भी काम नहीं कर रहे हो तो मे बी आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो ये लोग जितना काम करते हैं उतना कमाते हैं, साथ ही इनके लिए कोई भी छुट्टी का दिन नहीं होता, संडे सैटरडे नहीं होती है।
साथ ही इनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी नहीं है और एक फ़िक्स टाइम नहीं होता है काम करने का। जितना ज़्यादा ये काम करते हैं उतना ज़्यादा ये अर्न करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसलिए हमारे यहाँ गरीबी बढ़ी, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में हर कुछ क्लोज़ हो चुका था, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए थे, सारे मार्केट बंद हो चुके थे, हर कोई अपने घर में कैद थे। तो जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, डेली डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, उनका कैसे गुजारा होगा। साथ ही जो फूड और एनर्जी की प्राइसेस थी, आपको याद होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस जो कोविड-19 के टाइम से बढ़ा है, वो अभी तक घटने का नाम तक नहीं लिया है। तो इसलिए जिस तरीके से फूड और एनर्जी प्राइसेस बढ़ी है, तो ये अफोर्डेबल नहीं रह गया था उन लोगों के लिए जो कि जिनका जॉब लॉस हुआ है, जिनका इनकम लॉस हुआ है। कोविड-19 का इम्पैक्ट भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा देखने को मिला और इससे नंबर ऑफ़ डेथ्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हमारे देश में। बेसिकली आप देखो, उन लोगों की ज़्यादा जान चली गई जो कि एक फैमिली में कमाते थे। तो अगर अर्निंग वाले लोगों की जान चली गई तो उस फैमिली को फिर से संभालने में थोड़ा दिक्कत होता है। साथ ही लिमिटेड फिजिकल कैपेसिटी और वीक डिलीवरी सिस्टम भी देखने को मिलेगा। डिलीवरी सिस्टम जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम का है, वो हमारे देश में बहुत कम है। वैसे लोगों को सोशल सिक्योरिटी फ़ायदा मिल पाता है जो कि फॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोगों को बहुत कम तक यहाँ पे मिल पाता है। तो ये सारी कुछ रीज़न्स है जिसके कारण हमारे देश में जो है गरीबी बहुत बढ़ा। लेकिन अब हम लोग दूसरी एंगल भी देखते हैं। केस स्टडी बताया जा रहा है चाइना का। देखिए, चाइना में जितना क्षति हुआ है, आई डोंट थिंक कि दूसरे कंट्रीज़ में उतना क्षति हुआ है, लेकिन हाँ, हुआ है। हर कंट्रीज़ में जो है अपना अपना लॉस हुआ ही अपने लेवल पे। लेकिन फिर भी चाइना का जो एफ़र्ट्स है कि कैसे वो अपने देश में गरीबी से वो बाहर निकल कर आ पाया, तो एक केस स्टडी है जिसको हम लोग को समझना ज़रूरी है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये देखा गया कि 1978 से 2019 के बीच में चाइना का जो पॉवर्टी हेड काउंट था, वो यहाँ पे 770 मिलियन से कम होकर 5.5 मिलियन तक आ गया। इट मीन्स आप देख सकते हो 78 से 2019 के बीच में ये एक लंबा गैप है। इस लंबे गैप में इन्होंने अपने देश में पॉवर्टी से बाहर निकाला अपने लोगों को। 2021 में आप देखोगे कि चाइना के द्वारा यहाँ तक कि ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको इन्होंने हटा दिया, यानी कि बद से बदतर वाली स्थिति ख़त्म हो चुकी है। एक्सट्रीम पॉवर्टी अब आपको चाइना में नहीं देखने को मिलेगा। तो दो पिलर है चाइना का अप्रोच, यानी कि चाइना ने किस तरीके से इस पॉवर्टी को कम किया। सबसे पहला है ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अपने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया और पॉवर्टी एलिवेशन जो है स्ट्रैटेजी लेकर आया। तो दो तरीके से इन्होंने किया। पहला है कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या हुआ। तो पहला है कि ग्रोइंग, जिस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ते जा रहा है। फिर उसके बाद आप देखो कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत हद तक बढ़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे नौकरी मिला, काम मिला, लोग वहाँ इंगेज हुए, अर्न किए, अपनी लाइफ को जो है वो बेटर तरीके से आगे लेकर चले। साथ ही आप देखो कि मैनेज हो पाया अर्बनाइजेशन और जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है। बहुत सारे लोग जो है वो जॉब की सर्च में अर्बन एरियाज़ में आए, तो अर्बनाइजेशन भी वहाँ बहुत अच्छे तरीके से चला। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया गया चाइना के द्वारा और हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेटर तरीके से ग्रो किया गया। ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखिए पॉवर्टी एलिवेशन में स्ट्रैटेजी क्या क्या था, तो देखिए एरिया बेस्ड पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रैटेजीज लाया गया पूरे देश में। आप देखो कि इंडिया में भी आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पॉवर्टी कम है। तो यहाँ पे चाइना के द्वारा क्या किया गया कि जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इनके द्वारा जो है उस लेवल पे पॉवर्टी का क्या रीज़न था, क्यों है वहाँ पॉवर्टी, कितने लोग वहाँ गरीबी में जी रहे, उन सब का एक लिस्ट तैयार किया गया और उस लिस्ट के बेसिस पे वहाँ पे स्ट्रैटेजी लाई गई, स्कीम लाई गई, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। तब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। साथ ही सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ लाया गया। ऑब्वियस है कि जितने भी लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस तरीके से पॉलिसी लाया गया और सारे लोगों को इंक्लूड भी किया गया। साथ ही टारगेटेड पॉवर्टी यहाँ पे एलिवेशन स्ट्रैटेजी है। पॉवर्टी हटाने के लिए, यानी कि गरीबी को हटाने के लिए और सारे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए एक टारगेट बेस्ड यहाँ पे स्ट्रैटेजी लाया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पढ़ने में अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारा काम तो हमारे देश में भी किया गया, इसमें क्या अलग था और क्या नया था, तो कहने के लिए तो कुछ भी अलग और कुछ भी नया नहीं था। लेकिन चाइना में क्या होता है कि वहाँ की जितनी भी पॉलिसीज़ ये सब सारी चीज़ें थी वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पाई। हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन में ही एक आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा लूप होल है। जो यहाँ पे बेनिफिशरीज़ हैं उनको उनका हक नहीं मिल पाता है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे आप आके देखोगे ना तो सिनेरियो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट और फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो सरकार की स्कीम्स हैं
वो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, कैसे नहीं हो पा रही है। फाइन, तो ये एक बात यहाँ पे बताई जा रही है। साथ ही अगर हम लोग समझें तो ये जो चाइना का अचीवमेंट है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो जब भी आंसर राइटिंग करो, क्योंकि पॉवर्टी से रिलेटेड तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसलिए भी इस पर ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, साथ ही हम लोग देखते हैं कि पॉवर्टी एस्टिमेशन स्टडीज़ आज की डेट में कितनी सारी कमिटीज़ हैं। तो सबसे वन ऑफ द फेमस कमेटी जो कि तेंदुलकर कमेटी है 2019 की, इनके द्वारा मेथडोलॉजी दिया गया था कि मंथली पर कैपिटा कंजप्शंस। इट मीन्स कि 2011-12 में इनके द्वारा कहा गया था कि पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करेंगे जब 816 रुपीज़ जो है पर कैपिटा पर मंथ रूलर्स को मिलेंगे, रूरल फैमिली को, और 1000 पर कैपिटा पर मंथ अर्बन एरिया में मिल रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि पॉवर्टी लाइन में। ठीक है, फाइंडिंग बताया जा रहा है कि 21.9% जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2011-12 में पॉवर्टी लाइन से नीचे में है। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपका एक क्राइटेरिया रखा गया। रंगराजन कमेटी फिर 2014 में आई। इनका मानना था कि पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करेंगे, यहाँ पे इनके द्वारा और बढ़ाया गया कि अर्बन एरियाज़ में 1417 रुपीज़ रखो पर कैपिटा पर मंथ, और 972 रुपीज़ जो है रूरल एरिया में। अब इनकी फाइंडिंग के द्वारा बताया गया जब ये अपना इंक्रीज़ किए मनी, तो इनके द्वारा टोटल पॉपुलेशन का जो गरीबी रेखा है इससे लोग और बाहर निकल कर आए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे काउंट हो पाए। 29.5% तक कहा जा रहा था कि लोग जो है यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे हैं। नीति आयोग की अगर हम लोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखें तो यहाँ पे क्या था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 2015-16 का, जिसमें आप देखो कि मल्टीपल डिप्रेशिएशन फेस किया जा रहा था हाउस होल्ड के द्वारा। तो यहाँ पे क्या था कि न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन हो गया, और लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे देखा जाता था कि एक फैमिली जो है वो कैसे गरीब है। देखिए, गरीबी का मतलब ये नहीं होता है कि आपके हाथ में पैसे नहीं हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप गरीब हैं, नहीं। आप न्यूट्रिशन लेवल से भी गरीब हो। अगर आपको खाना मिल रहा है तो उसमें आप जो है क्या खा रहे हो, क्या हेल्दी फूड खा रहे हो, आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो आपके बॉडी को विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, सारी चीज़ें मिल पाए। और फाइंडिंग में पता चला इनके द्वारा कि 25% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है। मल्टी डायमेंशनल कहने का मतलब है कि डिफरेंट लेवल से जो लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही, पढ़ नहीं पा रहे, वो भी यहाँ पे गरीब है। जो लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा वो भी गरीब है। जिनका यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि बेसिक रोटी कपड़ा मकान अगर उनके पास नहीं है तो वो भी गरीब है। अदर कमिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अलाक कमेटी है 1979 का, और यहाँ पे लगता वाला कमेटी है 1993 की। ओके, सो दो कमेटी को काफ़ी याद रखिएगा, तेंदुलकर कमेटी एंड रंगराजन कमेटी, इनको तो ज़रूर कोट करके आइएगा एग्जाम में। ओके, अब पॉवर्टी एलिविएशन के लिए स्कीम्स देख लेते हैं। हमारे देश में स्कीम्स की कमी नहीं है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में आप देखो, आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है, पोषण अभियान है जिसमें कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो बच्चियाँ हैं उनके पोषण का ख्याल रखा जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस भी है यहाँ पे, जो कि गरीब लोगों को राशन कार्ड के बेसिस पे उनको यहाँ पे फूड ग्रेन्स मिलता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो कि मनरेगा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्किल सर्टिफिकेशंस के लिए है। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है, जिसमें कि ये लाइफ कवर जो है आपका 2 लाख का है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें कि 2 लाख का अगेन लाइफ कवर है। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है जो कि सोशल सिक्योरिटी आपका अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। देखिए, सोशल सिक्योरिटी कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हर एक तरीके से लोगों को यहाँ पे सोशली उनको प्रोटेक्ट कर सके, कि अगर यहाँ पे श्रम योगी मानधन योजना है, अगर वो काम कर रहे हैं उनके लिए उनको एक्स्ट्रा जो है मिलना चाहिए, वेजेस वगैरह एक्स्ट्रा वर्क का। स्कीम्स जो कि ओवरकम कर रहा है कोविड-19 के इम्पैक्ट का, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जो कि फूड पैकेज यहाँ पे आपका है, इंश्योरेंस भी है हेल्थ वर्कर्स के लिए, पीएम केयर्स है चिल्ड्रन स्कीम्स के लिए, ठीक है, और साथ ही पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत है, निधि है जो कि स्वनिधि है, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। साथ ही अगर अदर्स देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की जा रही है कि हाउसिंग फॉर ऑल का भी स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक। उसके बाद अफोर्डेबल कुकिंग फ्यूल भी है, यानी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भी कहा गया है, उज्ज्वला, जिसमें कि यहाँ पे क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है उन सारे घरों को प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये भी बात कही जा रही है, ठीक है।
साथ ही डेफिनेशन आप देख सकते हो पॉवर्टी का, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी हम लोग किनको कहेंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब किसको कहेंगे, जो कि यहाँ पे US डॉलर के हिसाब से एक दिन में 2.15 रुपीज़ भी कम, रुपीज़ नहीं डॉलर कम कमा रहे, इतना ही कमा पा रहे। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो मान लीजिए कि $1 बराबर 80 रुपीज़ है, कुछ दिन पहले था। तो 80 इंटू 2.15 करोगे तो मान लो कि वो 160 रुपये के करीब मिल रहा है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि पॉवर्टी कहने का मतलब है कि 80 इंटू 6 यानी कि 480 रुपये अगर एक दिन में मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे अराउंड 500 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि वो पॉवर्टी है। लेकिन 200 रुपये अगर एक दिन में कमा रहे तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा एस्टिमेट किया गया। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, सो गाइज दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फैब, मुझे लगता है कि ये आर्टिकल है जिसमें कि हमने गरीबी को बहुत ही करीब से देखा एंड समझने का कोशिश की कि गरीबी से रिलेटेड कौन कौन सी कमिटी है, क्या क्या फाइंडिंग्स रहे। ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक की, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखें। इवन एक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे जो स्कीम्स वगैरह बताए गए हैं हर एक सेक्टर्स में, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड जो पॉवर्टी एस्टिमेशन जितनी भी कमेटी है उसको भी हम लोग डिटेल में देखें। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अभी जो स्टैंडिंग कमेटी है लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, रिसेंटली इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई है। इम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब है कि इस योजना का कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इससे ऑलरेडी UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो पे अटेंशन फॉर दिस आर्टिकल। देखिए, फ्लैगशिप स्कीम है और इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स है। और यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। इस स्कीम के तहत देखिए तो 2 कंपोनेंट हैं, एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज्ड एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज्ड। तो सेंटर को भी मैनेज करना है, स्टेट को भी मैनेज करना है, स्टेट गवर्नमेंट का भी इंक्लूजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंक्लूजन है। ऑब्जेक्टिव यही है जिसकी पता चल रहा है कि इंडियन यूथ्स को, यहाँ पे लार्ज नंबर जो भी इंडियन यूथ्स है उनको इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, जिससे कि आगे चलकर वो काम करके अपने लाइवलीहुड को और बेटर कर सकें। स्कीम की अगर आप देखो कि आज की डेट में यहाँ पे 3rd फेज़ स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स इसको देखते हुए लिया गया। जैसे कस्टमाइज्ड यहाँ पे क्रैश कोर्स प्रोग्राम है कोविड वॉरियर्स के लिए, अप स्किलिंग है फॉर वीवर्स एंड आर्टिशंस के लिए, जो कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट वगैरह में काफ़ी ध्यान रखते हैं, जो कि नागालैंड और कश्मीर में है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस स्कीम को इतनी बुराई क्यों की जा रही है, चैलेंजेस क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि अगर कोई भी स्कीम रन नहीं कर पा रहा है तो जस्ट बिकॉज लैक ऑफ फंड, तो क्योंकि यहाँ पे फंड का इतना यूटिलाइजेशन नहीं होता है, लो प्लेसमेंट है। यानी कि अगर यहाँ पे 3rd फेज़ चल रहा है तो आउट ऑफ 4 लाख जो यहाँ पे आपका कैंडिडेट है, सिर्फ 8% है जिनको कि प्लेस किया गया है। इट मीन्स ट्रेनिंग देने के बाद उनको किसी किसी इंडस्ट्री में रखा गया है वर्क करने के लिए। पुअर फंक्शनिंग है, जो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयड यानी कि असीम पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, ये काम ही सही से नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण लोग जो है यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे। इश्यूज़ है जो कि अगर हम लोग CSSM कंपोनेंट के तहत देखें, डिले हो रहा है फ़ंड को रिलीज़ करने में। नॉन अवेबिलिटी है ट्रेनर्स का लिमिटेड, और नॉन अवेबिलिटी हमारा प्लेसमेंट पार्टनर्स का देखने को मिलेगा, क्योंकि लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन से स्टेट में। हाई पेंडेंसी है असेसमेंट का विथ सेक्टर स्किल काउंसिल्स, डिले देखने को मिलेगा, पेमेंट को लेकर काफ़ी डिले हो रही है टू सेक्टर स्किल्स काउंसिल। और लैक ऑफ फंक्शनल ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम है। इट मीन्स ऑनलाइन मैनेजमेंट अगर सिस्टम देखें तो ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसे काम करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है वो सिर्फ 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ही काम कर रहा है। तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम है। साथ ही आउटडेटेड यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो ट्रेनिंग कोर्सेज है, करिकुलम है इसके तहत, वो यहाँ पे अलाइन नहीं किया गया है जो आज की इंडस्ट्री की यहाँ पे नीड है। कि किस, ये तो वही बात हो गई ना, जैसे आप इंजीनियरिंग 4 साल की पढ़ाई करते हो और बाद में कंपनी में आते हो, बाहर जाके फील्ड में काम करते हो, तो आपको लगता है कि इस तरीके की पढ़ाई तो हमारे कॉलेज में की नहीं गई, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है और जो एक्चुअली यहाँ पे वर्क कल्चर है उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लोग यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर अगर देखें कि जो प्रोसेस है रिपोर्ट करने का, प्लेसमेंट डिटेल्स वगैरह का, वो यहाँ पे सही तरीके से नहीं है। हाई ड्रॉप आउट रेट्स है, यानी कि अगर हम लोग देखें जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 1st फेज़, 2nd फेज़, 3rd फेज़ का, तो 20% जो टोटल इनरोल्ड कैंडिडेट है ना, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही बाहर निकल गए हैं। मतलब उनको मन ही नहीं लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके काम का ही नहीं है।
नॉन इस्टेब्लिशमेंट है। अगर प्रधानमंत्री कौशल केंद्र देखें तो यहाँ पे उतनी इस्टेब्लिश भी नहीं हुई है। टोटल यहाँ पे एलोकेट किया गया था कि 1818 ऐसी केंद्र होगी, इसमें से सिर्फ 722 जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया। तो रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोविड रिलेटेड यहाँ पे जो ऑपरेशन होना चाहिए, काम होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। रूरल अर्बन जो है डिस्पैरिटी है। तो सेंटर अगर हम लोग देखें तो वो कंसंट्रेटेड है कहाँ? अर्बन एरियाज़ में। वे फॉरवर्ड की अगर हम लोग बात करें तो रिकमेंडेशन जो दिया जा रहा है रिपोर्ट का, इट मीन्स कि रेगुलर मॉनिटरिंग करना, स्ट्रिक्ट फॉलोअप करना एक्शन का, सर्टिफिकेट प्रोसेस को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाना है। साथ ही जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स रजिस्टर्ड है असीम पोर्टल में, उसको भी बूस्ट करने की ज़रूरत है। क्लोजली यहाँ पे मॉनिटर करना है जो भी स्टेट की परफॉर्मेंस है। और साथ ही साथ अगर देखें तो वर्क इन टेंडम करना है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर काम करना है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह को यहाँ पे इंकरेज करने की ज़रूरत है। अदर एम्प्लॉयर्स को भी इंकरेज करने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें। और जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी कि टारगेटेड प्रधानमंत्री कौशल केंद्र उसको इस्टेब्लिश करें, रेस्ट ऑफ दी जितनी केंद्र है उसको इस्टेब्लिश करें, तभी यहाँ पे वर्क जो है वो बेटर तरीके से हो पाएगा। ओके, तो ये सारी बातें कही जा रही हैं। इस स्कीम की कंपोनेंट देख लेते हैं। सबसे पहली है कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जो प्रायर लर्निंग है, इट मीन्स कि क्या क्या सीखना चाहिए। अगर कोई भी यहाँ पे व्यक्ति अगर ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं या फिर यहाँ पे अगर इंडस्ट्री वगैरह में जाते हैं तो उनको सबसे पहले क्या सिखाना है, स्पेशल प्रोजेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। कौशल और रोज़गार मेला यहाँ पे लगाया जाए जिससे कि उनको समझ सके, बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। प्लेसमेंट असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह हो रहा है 100% प्लेसमेंट होना चाहिए, कि जैसे लोग अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनको काम मिलना चाहिए। ट्रेनिंग करने के बाद अगर उनको काम नहीं मिले तो फिर ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है। साथ ही कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। और उसके बाद स्टैंडर्डाइज करना है ब्रांडिंग और कम्युनिकेशंस को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम लोग इस स्कीम का देखें तो इससे क्या हुआ कि 15% सैलरी इंक्रीज़ हुई है मंथली इनकम में। चेंज हुआ है एम्प्लॉयमेंट में। 76% जो कैंडिडेट्स है वो जो है अदर एम्प्लॉयमेंट उनको मिला है कि हाँ वो अच्छी जगह जाकर काम कर पा रहे हैं। इम्प्रूव हुआ एफिशिएंसी, जो कि करंट जॉब में देखें तो 88% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी एफिशिएंसी करंट जॉब में वो इंक्रीज़ हुई है। साथ ही रिकॉग्निशंस देखने को मिला है प्रायर लर्निंग का। 90% हम लोग देख रहे हैं कि मंथली इनकम इंक्रीज़ हुई है। 79% आप देख सकते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे लोगों में आए हैं। टेक नॉलेज भी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी यहाँ पे 51% लोगों को यहाँ पे नॉलेज आ चुका है। 75% जो है वो बेटर एफिशिएंसी में है करंट जॉब में। तो इस तरीके का आप देख सकते हो कि फ़ायदा तो हुआ है। ठीक है, जितने लोग भी यहाँ हैं उसमें इस तरीके की आउटपुट बताई जा रही है। पता नहीं इसमें से कितना करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, बट हाँ चलिए, अगर यहाँ पे डेटा निकल कर आया है तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी को मानना भी है क्योंकि एग्ज़ाम में तो लगभग लमसम तो इतने ही आपसे पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फाइन। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल फॉर टुडे। एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव भी आप देख सकते हो। इससे समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे यूथ्स है उनको यहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है जिससे कि उनको स्किल हो। स्किल कहने का मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि आप इस काम को बेटर तरीके से कैसे कर सको। साथ ही सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है यूथ को फॉर स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस के लिए। साथ ही यहाँ पे प्रमोट करना है एक सस्टेनेबल स्किल सेंटर फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो है यहाँ पे ऐसी स्किल प्रोवाइड कर सके कि लोग जो है आराम से प्राइवेट सेक्टर में काम कर सके। साथ ही यहाँ पे क्या है कि जो 8 लाख यूथ्स है हमारे देश में उन सबको यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए। इट मीन्स की स्किल ऐसा प्रोवाइड करे जिससे कि लोग जो है यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद बेरोजगार ना बैठे। ठीक है, और हमारे देश में आपको पता है कि बेरोज़गारी का जो रेट है वो कितना इंक्रीज़ हो चुका है। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दीजिए जिससे कि हमारे देश में जो क्राइम है वो कम होगा। जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का जो साइड इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे कम हो पाएगा। ओके, सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप यू लाइक दिस लेसन, क्योंकि इससे आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा, न्यू नॉलेजेस मिले होंगे, कुछ आपके जो भी पुराने नॉलेज है उसमें कुछ ना कुछ तो इन्हेंस हुआ होगा, कुछ पॉइंट्स आप लोग ऐड ऑन कर पाए होंगे अपने नोट्स में। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो आप लोग हमारे साथ जो है डेली बेसिस में यहाँ पे वीज़ एनालाइज के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स की मैगजीन्स मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।